आज 15 ममालिक इस सफ में शामिल हो चुके हैं। अरबों इंसान गुर्बत की लकीर से ऊपर खींचे जा चुके हैं। वियतनाम हो, बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक तरक्की की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मगर पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान वही घिसे पिटे पुराने किस्से कहानियां सुनाकर रोज आवाम को महंगाई के बोझ तले। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी मीडिया ने डिस्कशन करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में जब भी पैसे खत्म होते हैं उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ भीख पे चली जाती है। क्यों हम आने वाले समय में हम अपने आप में सुधार नहीं करना चाहते और ना ही हम अपनी ग्रोथ के लिए कोई ऐसा काम करते हैं। क्योंकि पिछले ही दिनों वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों ने भी, आप ये डिबेट में, ये इस वीडियो में भी बोल रही है कि कैसे वियतनाम श्रीलंका जैसे देश अगर डिफॉल्ट भी हो जाता है या पैसे खत्म हो जाते हैं तो अपनी एक ग्रोथ की स्ट्रेटेजी बना के उस पर चलते हैं, जबकि पाकिस्तान इस ओर नहीं चल रहा है। क्योंकि आज पाकिस्तान में महंगाई का बहरान इतना जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है कि पाकिस्तान के आवाम का जीना दुभर हो चुका है पाकिस्तान में। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में जो लोग हैं वो भी अब सरकार को कोसना शुरू कर दिया है, क्योंकि IMF पे डिपेंडेंसी और पेट्रोल डीजल के रेट पे आज चर्चा की गई है इस डिबेट में कि कैसे पेट्रोल डीजल को सस्ता किया जाए और क्या किया जाए, हुकूमत को क्या करना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को कुछ रिलीफ देने के लिए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों चुका है $1 अरब की किस्त मिलेगी IMF से। अब ये मुआहिदा बहाल हुआ लेकिन आवाम को रिलीफ कोई नहीं है। तेल की कीमतें आलमी मंडी में गिर रही हैं, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया, लेकिन मुल्क में तेल की कीमतों का कम होने का कोई इम्कान नहीं, अलबत्ता बढ़ने का पूरा इम्कान है। बिजली की कीमतों में भी इजाफा करने का फैसला कर लिया गया है। सिर्फ के इलेक्ट्रिक की बात करें तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक ने जो मुतालबा किया है, जो सिफारिश की है, वो तकरीबन ₹11.34 फी यूनिट महंगी करने की सिफारिश है के इलेक्ट्रिक की, जिसका जाहिर है बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा आवाम पर। और ना सिर्फ बिजली की कीमतों का बोझ पड़ेगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों का भी काफ़ी बोझ पड़ रहा है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? किसी मुल्क में जब तेल की या बिजली की कीमतों को का तयन किया जाता है तो किस मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है? इंटरनेशनल मार्केट का इस पर कितना असर पड़ता है? ये तमाम से सवाल हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर नसीम अख्तर साहब, जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ ये फेलो हैं पाकिस्तान एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, फाउंडर सेक्रेटरी हैं ABD के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नसीम साहब। हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं, तेल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, आवाम परेशान है इससे। आलमी मंडी में अभी हमने देखा कि हालिया जो कमी हुई है उसका कोई असर आवाम पे पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि कोई रिलीफ फराम करेगी हुकूमत। आप मुझे सर ये बताइएगा एनर्जी एक्सपर्ट होने के नाते कि क्या मैकेनिज्म होता है, जो कीमतों का तयन किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कीमतों को काबू करने के लिए तो नेपरा मौजूद है और नेपरा बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत अच्छा काम करती है। हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। नेपरा देखती है कि जो अवाम है वो पिसे नहीं, जो पैसे लगाने वाला है उसके पहले पैसे पूरे वापस हो जाएं और बिजली हर वक्त आवाम को मिले। अच्छा। अब इशू ये है कि हमारे हमने जो कोल, ऑयल, LPG को और गैस के ऊपर जो हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे पंजाब में जो लगाए हुए हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन इम्पोर्टेड LNG, कोल, तो ये जो एंड ऑयल, तो ये जो चीज़ें हैं इनमें रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन नहीं है। इसका मतलब है आप डिपेंड नहीं कर सकते कि आपको वही कीमत हमेशा मिलती रहेगी। या तो आपके बहुत लॉन्ग टर्म मुआहदे होते सऊदी अरेबिया से, ईरान से, कतर से या किसी और मुल्क से कि जी आप हमें 20 साल के लिए इस रेट पे सप्लाई करेंगे, वो आपके रेट है नहीं। अब आपको स्पॉट परचेज करनी पड़ती है और स्पॉट परचेज बहुत महंगी पड़ जाती है, और ख़ासतौर पे आज के हालात में। अब देखिए, हमारे 3 इश्यूज हैं जो हमें करने होते हैं अभी इस शॉर्ट टर्म के लिए। सबसे पहला वक्त, टाइम। आज भी आप कोई चीज करने जाएं, नया पावर प्लांट लगाएं, हाइड्रो पावर प्लांट लगाएं तो 8-10 साल लग जाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएं तो ये कम से कम 8-10 साल लगते हैं। जी, जो भी पावर प्लांट लगाएंगे हम उसके अलावा, हाँ,
वो सारे टाइम कंज्यूमिंग है। थर्मल तो जाहिर है हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते, बिकॉज थर्मल जल्दी आती है लेकिन बहुत ही महंगा पड़ जाता है। तो अब आप पास जो चॉइसेस रहती हैं वो है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी में जाएं जिसमें इंपोर्ट खत्म हो जाए आपकी। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें हुकूमत ने जोर नहीं दिया? वो है सोलर और विंड एनर्जी के कॉम्बिनेशन। विंड एनर्जी सारा साल में 38 to 40% ऑफ द टाइम अवेलेबल होती है। सोलर एनर्जी 18 से 20% अवेलेबल होती है। दोनों को मिला के कुछ ओवरलैप निकाल के 50 से 55% ऑफ द टाइम इन ए ईयर ये अवेलेबल होती है। अच्छा, आपने एक चीज की जो अभी आपने कही कि भाई ये सारी चीजें हैं जिस पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके कभी हुकूमतों ने किया नहीं, तो क्यों नहीं किया? क्या उनको नहीं मालूम? एक एनर्जी एक्सपर्ट होते हुए आप ये सारे मामलात बता रहे हैं कि जी ये कर सकते थे, जिससे ना सिर्फ बिजली की बचत होती है बल्कि आवाम को सस्ती बिजली भी मिलती। क्यों हुकूमतें नहीं करती? ना इस तरह के मुआहदे करती हैं, ना कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हैं, ना कोई पावर प्लांट लगाती हैं। उसके पीछे क्या वजह होती है? देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली हमारा पाकिस्तान का मसला ये है जी कि हम जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी ओपिनियन नहीं लेते। अच्छा, हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक दफा आते हैं, काफी अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा अच्छे नहीं होते, उनकी कैपेबिलिटी से बाहर होता है कि पहले वो समझे नेपरा को, फिर वो ऑयल एंड गैस को समझे, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट समझे, फिर हाइड्रो पावर प्लांट समझे। ये बड़े कॉम्प्लेक्स गेम्स होते हैं। इनके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अलावा आपको ट्रस्ट करना पड़ता है उस इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप के ऊपर जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड के, और उनको ट्रस्ट करके, उनको सपोर्ट करके उनसे कहें जी आप ये काम करें। अब ये जो मुझे सिर्फ आप सोलर और विंड एनर्जी में थोड़ी देर के लिए बात करने दीजिए। देखिए मैंने आपको कहा टाइम, हाइड्रो पावर इज गोइंग टू टेक 8 to 10 years टाइम, सोलर कैन बी डन इन 1 year's टाइम। व्हाई कांट वी डू इट? विंड कैन बी डन इन 1.5 years टाइम। और सोलर की टैरिफ 4 सेंट है, और मैं जब मास स्केल के अंदर आए तो 2 सेंट पे आ जाता है अगर पब्लिक फंडिंग लग जाए। लेकिन पब्लिक फंडिंग नहीं है तो हम प्राइवेट फंडिंग ले आएंगे। देखिए आप कर क्या सकती हैं इमीडिएटली, विद इन, आई कैन गारंटी दिस, 1.5 साल के अंदर आप सारी चीजें ठीक कर सकती हैं अगर आप सोलर एनर्जी को कपल कर दें विद ऑल थर्मल पावर प्लांट इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये सोलर पे तो जा रही है। अच्छा, क्या गलती थी पिछली हुकूमत की, और क्या ये हुकूमत बेहतर करने जा रही है? अभी सोलर जितने भी सारे हो रहे हैं मामलात, उस पर टैक्स सिफर कर दिया है इस हुकूमत ने। पिछली हुकूमतों पर मलबा डाला जाता है जो नई हुकूमत आती है। अभी पिछली हुकूमत की क्या गलती थी जिसकी वजह से ये क्राइसिस है? क्या उनकी कोई गलती थी? देखिए मैं ना हुकूमत में गलती डालना चाहता हूँ ना किसी और के ऊपर। टेक्निकल मामला तो बताएं ना, टेक्निकली क्या होता है? टेक्निकली देखें, टेक्निकली इस वक्त ये कई जगह पे प्रोविंशियल एक्टर्स आते हैं काम करने के लिए, कई जगह पे फेडरल मिनिस्टर आते हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट जब आती है दरमियान में तो इश्यूज ये आते हैं कि वहां से नेपरा और एडीबी वाले एक चीज डिसाइड करते हैं, अच्छा टैरिफ दिलाते हैं, लेकिन यहाँ जमीन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है विंड एनर्जी के अंदर। सोलर एनर्जी में हमें फौरन जितने थर्मल पावर प्लांट हैं उनके साथ कपल कर दें सोलर एनर्जी को। फॉर एग्जांपल खास तौर पे ये मुजफ्फरगढ़ के पास पावर प्लांट है, आप वहां पे अगर 850 मेगावाट है, 850 मेगावाट सोलर लगा दें, एकदम वो आपको रिलीफ मिल जाएगा 4 सेंट पर किलोवाट आवर का। तो 22% ऑफ द टाइम आपको वहां रिलीफ मिल जाएगा। तो 22% इज सर, पूरी दुनिया सोलर पर है, पूरी दुनिया सोलर पर है। अगर आप चीन चले जाएं, जापान चले जाएं, हम क्यों नहीं करते ये काम? जी हमें करना चाहिए। हम करते क्यों नहीं है सर? इसके पीछे के मफाद होते हैं हुकूमतों के अपने। देखिए ऐसा है कि जो मिनिस्टर आते हैं उनको पहले एक्सपोज करना पड़ता है पूरी टेक्नोलॉजी। बाय द टाइम दे अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी दे चेंज। ठीक है, दो साल 3 साल में मिनिस्टर होते हैं, दे कांट अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी। दे हैव टू हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विद देम, engineers who should brief them, guide them, and they should trust the engineers, which is actually lacking in this country. हमें ट्रस्ट करना चाहिए उस engineering community को।